14 साल डंकी के बाद गुजर गए और 14 साल के बाद डिपोर्ट हुआ और पाकिस्तान आया। जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा, ना जेब में पैसा है और ना घर पे माँ और बाप है और बेटी है। तीनों की कब्रें जो हैं वो कब्रिस्तान में, और ये सीधा उसी तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज मैं आपको गुजरात के एक नौजवान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। माँ बाप का इकलौता बेटा था और नाम था इसका जमील, और प्यार से सारे इसको जीला जीला कहते थे। इसके वालिद की 1 मुरब्बा ज़मीन थी और इनका गुजर बसर अच्छा हो रहा था। इसकी वालदा जो है वो भी बहुत अच्छी थी, घर की देसी माहौल में रहने वाली। मतलब सुबह उठना, भैंसों का दूध निकालना, उसके बाद लस्सी बनानी, मदानी चलानी और ये सारे काम। अब ये जीला जो है ये पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जवान हो गया, और इसने देखा कि इसके गांव से बहुत से लोग जो है ना वो डंकी मारकर यूरोप जाते हैं और वहां जाकर फिर बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों के सामने तस्वीरें लगाते हैं ना जब फेसबुक पे। तो इसको भी दिल करता था कि मैं भी डंकी मारूं। अब डंकी जो है ना वो आपकी ज़िंदगी और मौत है। वो 100 में से सिर्फ 10 लोगों की लगती है, 90 लोग जो हैं उसमें फेल होते हैं, और हम लोग सिर्फ उन 10 लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी के फैसले कर रहे होते हैं। इसने अब घर पे ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इसके वालिद ने इसकी जैसी मैट्रिक कंप्लीट हुई तो उन्होंने इसकी शादी कर दी। शादी में इसकी बीवी जो है बहुत अच्छी थी, घर के कामकाज भी करती थी, और इसके यहाँ 2 बच्चे भी हो गए थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। अब ये बीवी माँ और बाप के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, बच्चों के साथ गुजर रही है, लेकिन इसको जो डंकी का जुनून चढ़ा हुआ था ना वो इसके लिए काम ख़राब कर रहा था। इसने एक शख्स से बात की, मतलब अपने दोस्त जो डंकी लगा गया था उससे साथ बात करके इसने वो जो बंदा डंकी लगवाता था उससे बात की। उसने कहा जी 7,000 यूरो लूँगा और आपको यूनान तक पहुँचा दूँगा। अब इसने घर पे बात की, बाप ने थोड़ी सी ज़मीन बेची, थोड़े पैसे जमा थे वो इसको दिए और इसने उस बंदे को दिए। उसने इसकी डंकी लगवाई और ये डंकी पहले बलोचिस्तान गए, बलोचिस्तान से फिर ईरान के बॉर्डर पे गए, ईरान का बॉर्डर क्रॉस किया और आगे ईरान क्रॉस किया, फिर आगे इन्होंने तुर्की जाना था। अब तुर्की की तरफ जा रहे हैं, समंदर क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये पकड़े जाते हैं। अब इनको ना समुद्री रास्ते से तुर्की लेके जाते हैं ताकि पकड़े ना जाएं, लेकिन वहाँ पर इनका जहाज़ जो है वो पकड़ा जाता है। अब वहाँ से इनको फौरी तौर पर वापस भेज दिया जाता है। ये पाकिस्तान वापस आ जाता है, घर पहुँचा, लेकिन इसके दिमाग में वो जुनून सवार था कि मैंने जाना ही जाना। ये दूसरी बार फिर उसी बंदे से मिलता है, वो कहता है जी अब लूँगा मैं 13,000 यूरो। इसने कहीं ना कहीं से बंदोबस्त किया, ज़मीन बेच दी, माँ के गहने बेच दिए। अब दोबारा निकला है, फिर वही मसला हुआ कि जैसे ही ये तुर्की पहुंचा है, तुर्की पहुंचते इसको गिरफ़्तार किया गया और फिर वापस भेज दिया गया। अब फिर ये घर आ गया। अब तीसरी बार इसने कुछ 6 महीने गुजरे तो फिर बाप को कहना शुरू कर दिया कि मैं फिर जाऊंगा। अब ये बंदा फिर उसी बंदे के पास गया, उसने कहा जी अब 13,000 यूरो लूँगा। 7,000 पहले दिए थे, 10,000 बाद में दिए, 13,000 अब दूंगा। ये टोटल 30,000 यूरो बन गए। अब इस बार ये पैसे, बची खुची जो ज़मीन थी वो भी इसने बेच दी, मतलब ज़मीन सारी बिक गई, कोई 1 एकड़ रह गई थी। और उसके बाद ये फिर निकलता है और इस बार ये तुर्की पहुंच जाता है। अब तुर्की पहुंचा, तुर्की पहुंचने के बाद वहाँ से ये नौकरी करना शुरू कर देता है और कहता तुर्की में हम लोग ऐसे घरों में रहते थे, यहाँ पर 2 दरवाजे होते थे। ये कह लें कि हर वक्त एक तलवार इनके गले पर लटकती रहती थी। कुछ दिन वहाँ गुजारे और गुजारने के बाद यूनान के लिए निकले हैं। अब यूनान के लिए निकले हैं तो कश्ती चल रही है, वो कश्ती थी हवा वाली। अब वो कश्ती जा रही है तो रास्ते में कश्ती है, तो एकदम से जो जहाज़ था उनका, यूनान वालों का, वो लाइट आती है और उसके बाद वहाँ से कोई टीम आती है इनकी तरफ। इनका जो ड्राइवर था, जो कश्ती वाला था, वो एक जजीरे की तरफ कश्ती मोड़ता है, वहाँ पर कश्ती छोड़कर और ख़ुद भी भाग जाता है। ये लोग पकड़े नहीं जाते लेकिन वापस अपने क्वार्टरों पे आ जाते हैं। अब क्वार्टर पे पहुँचे, फिर परेशानी है। अब वहाँ पर इसने एक लड़का जो है उससे दोस्ती लगा ली। अब दोस्ती लगाई और उसे कहा कि ऐसे है कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, पहले मैंने पैसे घर से मंगवाए थे। अब तुर्की में ये काम कर रहा था और काम करते करते क्या कि जितने पैसे कमाने, इसने शाम को आके जुआ खेल आता था, क्योंकि इसने अपने एक दोस्त को देखा था जो कहता कि मैंने जुआ खेला है और वहाँ से मुझे इतने पैसे जीते मैंने और उसके बाद मैं करोड़ोंपति हो गया हूँ। अब ये भी इसी तरह की चाह रहा था। अब इसको यही था कि किसी ना किसी दिन मेरा चांस लगेगा और मैं करोड़ोंपति हो जाएगा। जो भी इसने पैसे कमाने उसमें खाना पीना और बाकी के जाके वहाँ पे जुए में हार आने। अब ये उस बंदे के साथ बातचीत करता है, ये दोबारा फिर कोशिश करते हैं। अब कश्ती वाला जो है वो कहता 5,000 लूँगा, यूनान तक ले जाऊँगा। अब इसने कहीं ना कहीं से जैसे भी 5,000 अरेंज किया और इस बार ये कश्ती में बैठते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं और दरमियान में फिर से वो कोस्ट गार्ड जो है वो इनको देख लेते हैं। अब वो देखते हैं तो ये फिर अपनी कश्ती जो है ना उसको भगाते हैं और अगले यूनान में दाखिल हो जाते हैं। बस ये है कि इस बार ये बचत होगी इनकी और वो कश्ती जो है उसको फाड़ दिया जाता है। अब ये बचते कैसे हैं?
जो कोस्ट गार्ड वाले हैं वो कोई फायर करते हैं, वो कश्ती के अंदर लगता है। कश्ती थी हवा वाली, और उसके बाद ये डूब रहे हैं और एक जहाज़ गुजर रहा था यूनान का, उन्होंने इनको बिठाया साथ जहाज़ पे और वहाँ ले जाकर यूनान में उनको पता नहीं क्या हुआ, रहम आया, किस वजह से उन्होंने इनको छोड़ दिया और ये वहाँ पर काम करने लगे। अब यूनान पहुँचने के बाद ये कहता कि सबको खेती बाड़ी का काम करना था। जब यूनान पहुँचे तो वहाँ से सब ने अपने अपने पासपोर्ट फाड़ दिए और कहता कि मैंने अपना पासपोर्ट नहीं फाड़ा। मेरा वो दोस्त कहता रहा कि पासपोर्ट फाड़ दो, बस पासपोर्ट की अब ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास से निकल आया तो ये तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। किसने कहा नहीं। अब इसने पासपोर्ट अपने पास रखा। खेती बाड़ी इस गांव में भी ये बहुत अच्छी करता था, अपने बाप के साथ इसको बड़ी समझ थी। अब जहां दूसरे लोगों ने 30-35 कमाने, इसने 60-70 रुपये कमाने। लेकिन इसकी वही बुरी आदत कि जो अपना खर्चा है वो करने के बाद बाकी पैसे जाके जुए में हार आता था। इसी तरह से काम चल रहा था। अब इस यूनान में तकरीबन इसने 5 साल गुजार दिए और घर 1 रुपया नहीं भेजा। 5 साल के बाद फिर एक मौका आता है, यहाँ से इनको मौका नहीं मिल रहा था कि आगे जर्मनी जा सके। अब इसने जर्मनी पहुँचना था, असल जो डंकी लगा रहा था, स्पेन, जर्मनी। अब यहाँ से 5 साल के बाद ये जर्मनी के लिए निकलते हैं, किसी न किसी तरीके जर्मनी के साहिल पे पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँचकर जो कश्ती वाला है वो कश्ती भी औने पौने बेच देता है और इनको उतारता है। और ये लोग वहाँ से, जो लोग इस साहिल पे नहा रहे थे, वो इनको कुछ खाने पीने को भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था। ये खाते पीते हैं, कुछ जान में जान आती है और उसके बाद ये आगे निकलते हैं। अब जर्मनी पहुँच गए हैं, वहाँ पर कुछ काम करना शुरू कर दिया इसने। अब वहाँ पर भी इसकी वही आदत, जीला जो है वहाँ पर जुआ खेल रहा है, जो पैसे कमाने वो जुए में लगा देने। और कुछ टाइम गुजरा तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको असाइलम देंगे और असाइलम में आपको यहाँ की नेशनैलिटी मिल सकती है। अब इसके दोस्त ने इसको बड़ा समझाया कि तू असाइलम ना कर, क्योंकि इसने अपना पासपोर्ट नहीं फाड़ा था। अब ये असाइलम के लिए जाता है, एप्लीकेशन लिखता है, दे देता है। जैसे एप्लीकेशन देता है तो उसके बाद इसको गिरफ़्तार किया जाता है और एक कैंप में रख दिया जाता है। अब कैंप में इसको बताया जाता है कि तुमने यहाँ से कहीं नहीं जाना, सिर्फ तुम्हें इतने घंटे रोज़ाना छुट्टी मिलेगी, तुम अपना काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो। अब इसने रोज़ाना काम पे भी जाना और वापस उसी कैंप में आ जाना। अब इसको ये था कि मैंने असाइलम कर दिया है और जल्द मैं यहाँ पर परमानेंट हो जाऊँगा, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। और एक रोज़ ये काम करके वापस आता है तो इसको फ़ोन आता है घर से। घर बात होती थी थोड़ी बहुत और इसकी बीवी थी, बच्चे थे 2, लेकिन प्रॉपर तरीके से उनके साथ इसकी कनेक्शन नहीं था। इसको कॉल आती है कि आपके वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई है। अब ये कहता है कि मैं बैठा रोए जा रहा हूँ, सारी सारी रात रोना, क्योंकि मैं वापस नहीं आ सकता असाइलम के बगैर। असाइलम अगर छोड़ता हूँ तो वो डिपोर्ट करेंगे और मैं डिपोर्ट होना नहीं चाहता था। अब बाप का जनाजा सिर्फ मोबाइल पे देखा, उस बाप का जनाजा जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे दुनिया की हर चीज़ उसने सिखाई, लेकिन आज मैं उसके जनाजे में उसके मैयत को कंधा नहीं दे सकता था। और उसके बाद कहता है कि मेरी वालदा जो है उनको मेरे वालिद से बड़ी मोहब्बत थी। कुछ 6 महीने गुजरे हैं और मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अब वालदा का इंतकाल हो गया तो मैं फिर बड़ा परेशान, मैं नहीं जा सका और मैं इतना रोया कि क्या बताऊं। मेरे ऊपर ये ज़िंदगी में ऐसे पहाड़ गिर रहे थे बिजलियां बन के कि मैं किस चक्कर में फंसा हुआ हूँ। कोई 13-14 साल हो चुके हैं घर से निकला हुआ हूँ और असाइलम में हूँ इस वक्त। मैंने घर आज तक 1 रुपया नहीं भेजा। और उसके बाद ये कहता कि एक रोज़ मैं जुआ खेलने जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा जुआ लग जाता है और इतने पैसे मिलते हैं कि वो पैसे मैं पाकिस्तान भिजवाता हूँ। जैसे ही वो पाकिस्तान भेजता हूँ तो मेरी बेगम जो है उससे एक अच्छा सा घर शहर के अंदर ले लेती है और उनकी ज़िंदगी चल रही है। अब बेटा जवान हो चुका है, उसकी शादी भी होगी, मैं उसकी शादी में भी नहीं जा सका। बेटी जो है वो भी जवान है, पढ़ने जाती है और एक रोज़ मुझे ख़बर आती है कि आपकी बेटी जो है वो मिल नहीं रही। और जिस एरिया में इनका घर था ना, उस एरिया के रास्ते में एक घर था जिन्होंने ज़मीन के अंदर कुआं खोदा हुआ था और वहाँ पर सीवरेज नहीं थी। वहाँ पर जो गटरों का पानी था ना उस कुएं के अंदर आता था और रोज़ाना वो भरता था, फिर अगले दिन कम हो जाता था। उसकी सफाई भी होती रहती है, जो सारा मामला है। अब कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि उस कुएं में से इसकी बेटी की लाश निकलती है कि वो चलती हुई जा रही थी, उसके ऊपर लकड़ी रखी हुई थी, वो कहीं उसमें गिर गई। अब वो गिरी है तो निकल नहीं सकी क्योंकि अंदर सारी वो गंदगी और गहरा होता है वो अच्छा खासा। अब कहता कि मैं फिर रोऊं। और उसके बाद 1 साल और गुजरा है और कहता मैं अपने कैंप में अपने कमरे में बैठा हुआ था कि पुलिस आती है और आकर मेरा नाम पुकारती है। तो मैं कहता है कि खुश था कि शायद असाइलम जो है वो कंप्लीट हो गया और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे। तो पुलिस कहती है कि आपको मेल आ चुकी है, आपका असाइलम जो है वो रिजेक्ट हो गया है, अब आपको वापस जाना होगा। वो मुझे पकड़ते हैं, ले जाते हैं, जाकर जहाज़ में बिठाते हैं। और कहता उस दिन मुझे पता चला कि जहाँ पर मैं था उसके नज़दीक एयरपोर्ट है और उसी एयरपोर्ट से मुझे जहाज़ में बिठाया गया और मैं वापस आ रहा हूँ। अब मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ, एयरपोर्ट पे उतरा हूँ और टैक्सी किराए पे ली और घर चला गया। घर पे मोटरसाइकिल था, बेटा था और बीवी थी
और बहू थी। कहता मैंने इतना 1 रुपया भी कभी नहीं भेजा था सिवाय उन पैसों के जो जुए से जीता था, कि वो कुछ कर सकते। गाड़ी की ख्वाहिश थी, गाड़ी ले ही नहीं सके। वो कहता कि मैं अपने बाप की ज़मीन बेच कर गया था और इस वक्त मैं तकरीबन जितने पैसे मैंने उस वक्त 30-40 हज़ार यूरो लगाए थे और उतने ही पैसे इस वक्त मैं कर्ज़दार था और मैंने वो कर्ज़ा देना था। और हम घर में 4 अफराद थे। मैंने जब पहले दिन जाके दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी ने देखा, बीवी खुश हुई, लेकिन वो खुशी 2-3 घंटे की थी। उसके बाद ऐसी था कि जैसे नॉर्मल सी लाइफ है, मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे बेटा जो है वो मुझे एक अजनबियों की तरह रोज़ सुबह शाम सलाम करता है और बस आता है जाता है। बहू है वो भी ऐसे ही है, क्योंकि मैं उनके दरमियान कभी रहा ही नहीं, मेरी उनसे मोहब्बत ही नहीं बन पाई। और मैंने जो बाप की जमा पूंजी थी वो सारी की सारी लगा दी सिर्फ डंकी के चक्कर में। और आज जीला अपनी कहानी सुनाते हुए रो भी रहा था। और उसके बाद वो अपने बेटे के साथ कब्रिस्तान जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसकी माँ की कब्र है, उसके बाप की कब्र है और उसकी बेटी की कब्र है। घंटों वहाँ पर बैठा रहा और बहुत से सवालात जो उसके दिमाग में थे वो पूछ नहीं सकता था, कर नहीं सकता था। अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा था, अपने बाप से माफ़ी मांग रहा था, बेटी से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी माफ़ी की जवाब कोई नहीं दे रहा था। अब ये कहानी जीले की थी जिसने डंकी लगानी थी, और बहुत से नौजवान और भी हैं जो डंकी लगाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डंकी कभी ना लगाएं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं जो डंकी के लिए लगा रहे हैं, उससे यहीं पे कोई अच्छी नीयत से कारोबार कर लें। इंशाल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह ताला ऐसी बरकत डालेंगे कि आपको यूरोप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।